वर्क्स में बेनरिच लिखते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स के दौरान F117 का RCS अचानक से इतना इंक्रीज कर गया कि जो दूर से ही रेडार पर नजर 17 का सिर्फ एक नट ढीला होने की वजह से इसकी सरफेस से बाहर। थर्ड जनरेशन का MiG-21 फोर्थ जनरेशन के फाइटर के खिलाफ इतना इफेक्टिव कैसे हो। वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले इंडियन डिफेंस यूट्यूबर डिफेंस मैट्रिक्स की जानब से एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें इन्होंने JF-17 एयरक्राफ्ट पर कुछ सवालात उठाए। डिफेंस आउटपोस्ट की जानब से इसका रिप्लाई वीडियो भी क्रिएट किया गया है, लेकिन वो ज्यादा डिटेल्ड रिप्लाई नहीं था। कुछ अर्सा पहले हमने अल्फा डिफेंस हिंदी के भी J-35 को लेकर डाउट से क्लियर किए थे। चलिए डिफेंस मैट्रिक्स के साथ भी डिस्कशन कर लेते हैं। डिफेंस मैट्रिक्स ने अपनी वीडियो में 6 पॉइंट उठाए। पहला पॉइंट ये है कि गैंदिव मिसाइल के आने से इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स को बिल्कुल ही आउट क्लास कर देगी और पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि गैंदिव मिसाइल की जो रेंज बताई जा रही है 300 किलोमीटर, वो सिर्फ ऑप्टिमम कंडीशंस में ही अचीव हो सकती है और वो भी एक अनमैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट के खिलाफ। एक फाइटर जेट के खिलाफ इसकी इफेक्टिव रेंज 80 से 90 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होने वाली। दूसरी बात यह है कि 200 से 300 किलोमीटर के फासले से आप किसी एयरक्राफ्ट को लॉक ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंडो पाक रीजन में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसेट्स डिप्लॉय किए गए हैं जो कि एयरक्राफ्ट्स को प्रोटेक्ट करने में मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। और तीसरी बात, गैंडिव मिसाइल अभी अपने ट्रायल फेस में चल रही है। जब तक इसे रिफाइन करके मैस प्रोड्यूस करके बैटलफील्ड में लेके आओगे, हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे होंगे। तो गैंडिव अगर 2010 में इंट्रोड्यूस होती तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट थी, लेकिन इस टाइम फ्रेम में ये कोई डिसीजिव एज बिल्कुल भी नहीं है। इनका दूसरा पॉइंट ये था कि JF-17 पर अगर PL-15 लगाई जाती है तो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि JF-17 अगरचे आइसा रिडार के साथ आता है, लेकिन इसकी एयर कूल्ड आइसा रिडार 5 मीटर स्क्वायर RCS के ऑब्जेक्ट के खिलाफ सिर्फ 150 किलोमीटर की रेंज देती है। और मॉडर्न फाइटर जेट्स मसलन राफेल, इनका RCS सिर्फ 0.5 से 2 मीटर स्क्वायर होता है। तो राफेल के खिलाफ इसकी रेंज सिर्फ 80 से 90 किलोमीटर होगी, जो कि बिल्कुल भी इनफ नहीं है। दोस्तों, 0.5 से 2 मीटर स्क्वायर का RCS उस वक्त होता है जब एयरक्राफ्ट अनआर्म्ड होता है। जब आप इस पर फ्यूल टैंक्स और वेपन्स लोड करते हो तो इनका RCS सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है। तभी तो स्टेल्थ फाइटर्स इंटरनल वेपन बे के साथ आते हैं। दोस्तों, जहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अपनी बुक स्कंक वर्क्स में बेनरिच लिखते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स के दौरान F117 का RCS अचानक से इतना इंक्रीज कर गया कि जो दूर से ही रेडार पर नजर आने लगा। ऑपरेटर्स ने फौरन इंजीनियर्स को प्रॉब्लम से आगाह किया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि F117 का सिर्फ एक नट ढीला होने की वजह से इसकी सरफेस से बाहर रह गया था और जहाँ से ही रेडार वेव्स बाउंस बैक हो रही थी। जैसे ही इन्होंने नट को ठीक से लगाया, F117 वापस अपने स्टेल्थ मोड में चला गया। अगर एक नट RCS को इतना बढ़ा सकता है तो सोचो ये वेपन्स RCS पे क्या असर डालते होंगे। दूसरी बात ये कि JF-17 अकेला थोड़ी ऑपरेट करेगा। कोई भी एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स को फॉर्मेशंस में ऑपरेट करती है। इस फॉर्मेशन के अंदर एयर सुपीरियोरिटी फाइटर होते हैं, अवैक्स होते हैं और ग्राउंड बेस्ड रेडार्स के साथ इनकी कम्युनिकेशन होती है। JF-17 के SD-10 और PL-15 मिसाइल डेटा लिंक कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। तो अब JF-17 के मिसाइल को अवैक्स से भी ऑपरेट करवा सकते हो और अवैक्स की रेंज तो 350 से 400 किलोमीटर तक होती है। मिसाल के तौर पर 2019 के स्टैंड ऑफ में MiG-21 ने F-16 को ना सिर्फ लॉक किया बल्कि इस पर मिसाइल भी फायर किए। अब एक थर्ड जनरेशन का MiG-21 फोर्थ जनरेशन के फाइटर के खिलाफ इतना इफेक्टिव कैसे हो गया, क्योंकि इसे ग्राउंड बेस्ड रेडार्स के साथ कनेक्ट किया गया था। जैसे ही DA-20 फाल्कन ने MiG-21 की कम्युनिकेशन को जैम कर दिया, F-16 ने 2 मिनट में इसे आसमान से जमीन पर उतार दिया। तो नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर को आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इसीलिए तो हमारे JF-17 के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 भी खतरनाक है, अगरचे इनकी अपनी रेडार्स की रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर है। इनका तीसरा पॉइंट कि पाकिस्तानी एयरफोर्स चाइनीज ओरिजिन के एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है, जबकि इनके अवैक्स यूरोपियन ओरिजिन के हैं। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स की डेटा लिंक कैपेबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है। दोस्तों, ये आप एक पिक्चर देखो जो 2016 में ली गई थी, जहाँ पे आप लिंक 17 देख सकते हो। लिंक 17 पाकिस्तान का होम ग्राउंड टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हमारे मल्टीपल एसेट्स को इंटरकनेक्ट करता है। ये ना सिर्फ हमारे अवैक्स को चाइनीज ओरिजिन के फाइटर के साथ कनेक्ट करता है, बल्कि पाकिस्तानी नेवी के वॉरशिप्स और पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स को भी कनेक्ट करता है, जिससे एक बेटर टैक्टिकल पिक्चर बन के आती है। तो लिंक 17 वो कम्युनिकेशन सिस्टम है जो पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को टैक्टिकली इंटरकनेक्ट कर देता है। तो हमारे पास डेटा लिंक कैपेबिलिटी को यूज करने के लिए प्रॉपर सिस्टम मौजूद
मौजूद है। डिफेंस मैट्रिक्स की तरफ से ये भी क्लेम किया गया कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज क्वेश्चनेबल है। दोस्तों अगर ये बात कोई और कहता तो हम मान लेते, लेकिन एक इंडियन ये बात कैसे बोल सकता है, मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन चलिए हम अपनी डिस्कशन को टेक्निकल ही रखते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 24 स्क्वाड्रन में डेजर्ट के DA-20 फाल्कन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट है, जो 2019 के स्टैंड ऑफ में बहुत इफेक्टिव साबित हुए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने फ्यूचर में इसे रिप्लेस करने के प्लान भी रिवील कर दिए। इस प्लान के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ग्लोबल 6000 एयरक्राफ्ट को टाई की मदद से स्टैंड ऑफ जैमर में कन्वर्ट करेगी। इस स्टैंड ऑफ जैमर में 3 मेजर कैपेबिलिटीज मिलेंगी: रेडार जैमिंग, कम्युनिकेशन जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्यूचर वेल प्लान्ड है। और JF-17 पर भी एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोड यूज होती है, पंजनाद। पाकिस्तान इसे लोकली प्रोड्यूस करता है, तो फ्यूचर अपग्रेड्स में कोई परेशानी नहीं होगी। इनका 5वां पॉइंट था कि JF-17 का एयर टू सरफेस रोल भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि एक तो कॉम्बैट रेंज कम है और दूसरा ये कि पेलोड कैपेसिटी भी इनफ नहीं है। दोस्तों JF-17 को मॉडर्न स्टैंड ऑफ वेपन्स के साथ इक्विप किया गया है। जब बात स्टैंड ऑफ वेपन्स की आ जाती है तो कॉम्बैट रेंज का मसला ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मिसाइल फायर करने के लिए JF-17 को टारगेट के करीब जाना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि मिसाइल पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड होता है। JF-17 ने सिर्फ पाकिस्तानी एयर स्पेस से इसे फायर करना है। पाकिस्तान ने तैमूर और राद एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल डेवलप किए हैं, जो कि स्काल्प की टक्कर के मिसाइल है। रही बात पेलोड कैपेसिटी की, तो वो एक कंसर्न है, लेकिन एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स और UAVs के लिए अजब 81 LR और रसूब 250 जैसी लाइट वेट म्यूनिशंस डेवलप कर रही है। ये ना सिर्फ J-35 की इंटरनल वेपन्स बे में यूज होंगे, बल्कि JF-17 पर भी इंटीग्रेट किए जाएंगे। तो JF-17 अभी एक डिसेंट ग्राउंड अटैक फाइटर है और आगे चल के इसकी कैपेबिलिटीज मजीद बेहतर होंगी। फाइनल पॉइंट ये उठाया गया है कि LCA तेजस एयरक्राफ्ट के लिए हाल ने अनमैन टीमिंग सिस्टम डेवलप करना शुरू कर दिए हैं, जो कि 5th जनरेशन वारफेयर के कॉन्टेक्स्ट में LCA तेजस को रेलिवेंट रखेंगे। लेकिन पाकिस्तानी JF-17 के लिए कोई ऐसी कैपेबिलिटी नजर नहीं आ रही। दोस्तों अगर आप सरफेस से देखोगे तो वाकई PSC की जानब से कोई ऐसा जेन्युइन प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि JF-17 वाकई फ्यूचर प्रूफ रहेगा। PSC ने कुछ अर्सा पहले प्रोजेक्ट अजम के अंडर एक मेल UAV डेवलप करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान में एक और ऑर्गेनाइजेशन है एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स। इसने ना सिर्फ मेल UAVs डेवलप किए हैं, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी ने इन ड्रोन्स को ऑपरेशनलाइज भी कर दिया है। अभी इनका शापार 3 का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो अपने मैच्योर फेस में एंटर हो चुका है। शापार 3 की डेवलपमेंट के बाद यकीनन पाकिस्तान स्टेल्थ UAVs की तरफ ही आएगा। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि स्टेल्थ UAV रेस में हम शायद इंडिया से पीछे रह जाएं, लेकिन इससे ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स शॉर्ट टर्म के लिए टर्किश खिजिल एल्मा या अनका 3 अपनी फ्लीट में इंडक्ट कर लेगी और ये सिस्टम्स यकीनन JF-17 के साथ ही लिंक हो पाएंगे। J-10C और F-16 के साथ क्रॉस लिंक करना शायद मुश्किल रहेगा, क्योंकि उनके आर्किटेक्चर तक पाकिस्तान एयरफोर्स को एक्सेस नहीं होगी। तो ये कहना कि JF-17 का फ्यूचर सेफ नहीं है बिल्कुल हॉलो आर्गुमेंट है। और हकीकत ये है कि JF-17 ना सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स की बैकबोन है, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब करने के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म भी है। तो उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर रही होंगी और डिफेंस मैट्रिक्स के लिए हमने वीडियो को इन्फॉर्मेटिव रखा है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तानी डिफेंस प्रोजेक्ट्स इनका प्राइमरी फोकस नहीं है, तो चीज़ें इनसे मिस हुई हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।